जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का हमारा क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था। और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है, देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे बस अपने अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारे होने वाला है 2 शॉट वीडियो, 1 शॉट नहीं, बल्कि क्योंकि कितना भी 1 शॉट करेंगे तो ये मात्र हमारा 45 मिनट का क्लास होगा और इसमें हम लोग पूरा का पूरा नहीं बल्कि आधा ख़त्म कर देंगे और आधा आपका अगला पार्ट में मिलेगा। यहाँ पे 1 शॉट लिखा हुआ है आपके लिए, लेकिन ये 2 शॉट होगा, मतलब कि 2 क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म। और जितने भी 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए खास करके एग्ज़ाम के व्यू से बनाया हुआ वीडियो है। और ये इसमें टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, वही प्रश्न को यहाँ पे लाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकलते हैं और क्रैश कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। और थोड़ा सा आप हम एक बात और बताना चाहते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, देख लिए तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आगे निकलते हैं। तो देखो बाबू, अब निकलते हैं हम ना सबसे पहला, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहुँच गया है। देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। अब समझिए क्या कहता है। सबसे पहला जो बात है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था, मतलब कि अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का मतलब बाबू कि हमारा जो पैसा कमाने का जो उपाय है, पैसा हम लोग किस तरह से कमा सकते हैं। अपना जो घर का, मान के चलो कि हम 12,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं, 12,000 एक महीना कमा रहे हैं और हमारा खर्चा 20,000 है, तो वो 8,000 हम कहाँ से लाएंगे? कर्जा लेंगे। और कर्जा लेंगे तो कितना कर्जा लेंगे, उसको भरेंगे कहाँ से? तो अर्थव्यवस्था अगर आप जो पूरे पढ़ले रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर हमारे जो इनकम है 12,000 रुपया है तो उसमें कितनों कम तो हम 8,000 खर्चा करते हैं और 4,000 रुपया क्या करते हैं, बचाते हैं, ताकि आगे जो शादी विवाह की बात है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, घर बनाना है, सब कुछ में क्या आ गया, समय पर काम आएगा। और इसीलिए हम लोग अर्थव्यवस्था का जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले कहता है अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपादित होती है। मतलब बाबू, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आप लोग पैसा के लिए जो भी काम करते हैं, मतलब मान के चलो कि हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे द्वारा एक आर्थिक क्रिया किया जा रहा है, आर्थिक क्रिया, जिससे हमको क्या हो रहा है, पैसा का प्राप्ति हो रहा है कि नहीं है। तुम लोग कहीं जाते हो, अब मान के चलो तुम लोग पढ़ो लिखे होगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, मजदूरी करोगे। तो मजदूरी करके ही अपने बच्चों के या तो बीवी के या तो अपने पूरे परिवार के क्या करोगे, भरण पोषण करोगे। तो वो तुम लोग, और आर्थिक क्रिया क्या हो, तुम्हारा आर्थिक क्रिया होगा क्या, मजदूरी। मतलब कोई भी इंसान कुछ भी करके, इसका मतलब चोरी डकैती नहीं, गलत काम नहीं, अच्छा काम, मेहनत हो गया, मजदूरी हो गया, है कि नहीं है। कोई कि यहाँ हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो सब जो क्रिया संपादित होती है उसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कहता कृषि कर सकते हैं कि ना बाबू, खेती करते हैं तो हमको पैसा की प्राप्ति होता है, एकदम होता है। फिर उसके बाद उद्योग का मतलब कोई बिजनेस हो गया, क्या हो गया, बिजनेस। जैसे हम चप्पल के फैक्ट्री डाल दिए, चप्पल के फैक्ट्री, तो उससे हमको पैसा मिला कि नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। फिर कहता है व्यापार भी हो सकता है कि नहीं जी। कोई हम दुकान दौरी डाल के बैठ गए हैं, लेमचूस बिस्कुट की दुकान बेच रहे हैं, 4 को अपने खा जा रहे हैं, बताओ तो पूंजी में घटे ना है कि नहीं है। अब हम फूल के दुकान कर रहे हैं, डेली सबके बाटी चले, भैया फूल ले ला मगनी में, समझ रहे हो ना, एकदम घुटनों के बल बैठ के अब मगनी के फूल बांट रहे हैं सबके। अब देखिए, कहता है बैंकिंग, मतलब कि हम लोग बैंक में भी काम करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं, है कि नहीं। अब कहता है बीमा भी होता है बाबू। LIC सुने हो ना, LIC जानते हो, LIC वाला जो आदमी रहता है, अगर उसके साथ में 10 मिनट तुम बैठ जाओगे ना तो तुमको जीने से ज़्यादा मरने का फ़ायदा बता देगा। सोचो कैसे। कहता है कि आप जिंदा रहे क्या कर रहे हैं, मरिएगा तो आपके पेंशन मिलेगा, इतना मिलेगा, वो मिलेगा, घर ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा सही कह रहा है हो, अगर मर जाते हैं तो हमारा बाल बच्चा के इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, LIC खोलवा लेंगे। तो इसीलिए वो सबके सामने नहीं बैठेगा, वो सबके साथे बैठ जाओगे ना तो जिंदा रहे से ज़्यादा मरे के फायदा गिना देगा वो, ठीक है। अब कहता है कोची परिवहन, मान के चलो कि हम एक टेम्पू ले लेते हैं, क्या लेते हैं, टेम्पू। तो टेम्पू से हम अपना काम कर सकते हैं,
है कि नहीं है। संचार, संचार का मतलब क्या होता है बाबू बताइए। संचार का मतलब होता है बातचीत वाला संचार व्यवस्था। जैसे हम एगो टेलीफोन खोल के बैठ गए, टेलीफोन बूथ खोल के बैठ गए, और जिसके पास मोबाइल नहीं है, पहले क्या होता था कि टेलीफोन रहता था और जिसको चाहिए दूर पे डालो, हेलो, अरे सर घर सरसों ख़त्म हो गए, पैसा डाल दो ऊपर से, है कि नहीं है। अरे पहले बाहर ही है ना होता था जी, कि मान चलो कोई औरत है, कोई लेडीज़ है, तो अपने मतलब वो उसका हस्बैंड काम कर रहा है बाहर, तो क्या करता था, दूर पैर लेके गया और डाल के लइकवन के चप्पल ख़त्म होल है कि नहीं, ऐसे फ़ोन कर करके बोलता था कि नहीं बोलता था। उसी तरह संचार व्यवस्था कर सकते आदि। ये ना केवल वस्तु एवं सेवाओं को संपादित करती है बल्कि रोजगार के अवसर भी क्या करते हैं बाबू, प्रदान करते हैं। जैसे मतलब कि अर्थव्यवस्था में हम पढ़ेंगे तो अगर हम कृषि कर रहे हैं तो क्या कृषि, अगर 10 बीघा खेती हम अकेले कर रहे थे, क्या हमारे अकेले की बस की बात है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या उसमें कर सकते हैं बताइए? उसमें हम लोग मजदूर को बुलाएंगे, तो बताइए मजदूर को बुलाएंगे मगनी में? नहीं, तो मजदूर भी पैसा लेगा, तो मतलब उसके घर पर भी तो रोजगार हो रहा है बाबू। तो ये न केवल सेवा और वस्तु का निर्माण करता है बल्कि रोजगार का अवसर भी क्या करता है, प्रदान करता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरा क्लास है, अगर ये और ग्रोथ किया और बड़ा हुआ तो हम लोग अकेले पढ़ा लेंगे? टीचर रखेंगे, है कि नहीं? टीचर रखेंगे तो बताओ बबुआ, जब हम टीचर रखेंगे तो क्या हमारा पैसा वो टीचर के घर में नहीं जाएगा? जाएगा, है कि नहीं। उसके लिए आर्थिक क्रिया क्या हो गया, पढ़ाना, है कि नहीं है। फिर कहता क्या है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, है कि नहीं। अब मान के चलो कि हम कोई टीचर का रखें और उस टीचर का मोबाइल लेवे के मन कर गया नया, तो बताइए हमसे पेमेंट लेगा, अपन जाके मोबाइल ले लेगा, अपन आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक आया सुन में? चलिए अब एक बात और समझिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हालांकि देखो बाबू ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हम आपको पूरा डीप एकदम नहीं बता सकते हैं। डीप का मतलब होता है एकदम विस्तार से बताना संभव ही नहीं है कि नहीं है। हमको 1 साल का पढ़ाई 4 महीना में ख़त्म करना है, 12 महीना का पढ़ाई 4 महीना में ख़त्म करना है। तो हमको बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके चलेंगे आपको, जो आपको सीधे याद करना है और समझना है थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं है। अर्थव्यवस्था इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो जाता है, उसमें भी और बहुत सारा पढ़ना है। लेकिन हम आपको वो क्यों पढ़ाएंगे, वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। जो एग्ज़ाम में आता है बस हम आपको वही पढ़ाएंगे, है कि नहीं है। चलिए फिर कहता है बाबू आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है बाबू कि अगर हमारे द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। हमारा आर्थिक क्रिया क्या है, तुम लोग कौन कौन बता सकते हो? पढ़ाना। क्या हो गया? पढ़ाना। कोई मजदूर है तो मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे थे, उसके लिए आर्थिक क्रिया क्या हो गया? मजदूरी। वही कहता है कि देखिए हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। यहाँ पे बाबू आय आता है। आय का मतलब क्या होता है बबुआ? आय का मतलब होता है पैसा। कुछ होता है पैसा। हम जो कोई भी काम करते हैं और जिससे हमको आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब आर्थिक क्रिया में मान के चलो कि पापा के फुल पैंट टांगल है, अब ओकरा में से 10 रुपया निकाल लिए, अब मम्मी के कहें कि देखिए मम्मी हमारा आर्थिक क्रिया है, ये आर्थिक क्रिया है, वो हो गया चोरी। क्या हो गया? चोरी। ब्लैक मनी है वो। क्या है? ब्लैक मनी। मतलब आर्थिक क्रिया का मतलब जो मेहनत किया हुआ रहे। अब चोरी कर रहे हैं, मेहनत लगता है कि आप चोरी करेंगे? नहीं, अच्छा कम नहीं कमाएंगे, है कि नहीं है, उसको कहेंगे आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया आर्थिक क्रिया? आर्थिक क्रिया का मतलब वे सारी क्रियाएं, वे सारी काम जिसको करके हमको क्या मिलता है? पैसा या आय, उसे क्या कहते हैं? हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब मनीष के देखो, मनीष के पापा के फुल पैंट जींस टांगल रहता है, 100 रुपये के निकल देता है बाजार में, तो बताइए उसको हम आर्थिक क्रिया कहेंगे? मनीष नहीं कहेंगे, है कि नहीं है। आर्थिक क्रिया उसको नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है? याद हो जाएगा जी मनीष? तुमको तो ये वाला याद हो ही जाएगा जी, तो हमको पहले ही से पता था, है कि नहीं है। ये वाला तुमको याद ना होगा तो किसको याद होगा? फिर कहता है बाबू कि अर्थव्यवस्था की संरचना या तो ढांचा, तो इसको हम लोग कितने भागों में विभाजित किए हैं? 3 भागों में। तो पहला कहता है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र।
द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र। हम आपको विस्तार से, हम इसका मतलब ये नहीं कि उड़ेले पार कर देंगे, विस्तार से बताएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं बाबू, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू? चलिए, तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का पूरा जो काम होता है वो कृषि पर आधारित रहता है, जो प्राकृतिक पर आधारित रहता है। कहाँ से आधारित रहता है? प्राकृतिक से। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग आलू उपजा रहे हैं। कौची उपजा रहे हैं? आलू। तो आलू उपजाना हमारे हाथ में है? नहीं। हम जितना में क्लास पढ़ा रहे हैं उतना में अगर हम आलू रोप देते हैं तो हमको कुछ फायदा है जी? नहीं। 4 महीना ससुरा टाँड़ले रहेगा जगह, 4 महीना जगह टाँड़ले रहेगा। और कितना? 1 बोरा आलू होगा। 1 बोरा में कितना मान के चलो कि 400 रुपया के। हमारे 1 महीना में यहाँ पड़ी इतनी सुन में 10,000 हो जाता है, 8,000 हो जाता है, 7,000 हो जाता है। छोटा है तब ना, अभी फिर भी फुल नहीं रहता है। अगर तुम्हारा बैच फुल हो जाए तो 1 महीना में सोचते हो कितना निकलेगा? सिर्फ एक क्लास से कितना रहेगा? 5-6 हज़ार निकल जाएगा, है कि नहीं? और इसमें 4-5 को बैच चलेगा तो सोचो कितना हो जाएगा। तो बताइए, प्राथमिक क्षेत्र पर किस पर आधारित रहता है? प्राकृतिक पर है। ऐसे में क्या रहता है? प्राकृतिक पर निर्धारित रहता है। जैसे कोयला का खनन, मान के चलो कि हमारे पास इतना बड़ा पहाड़ है। क्या है? इतना बड़ा पहाड़ है। कोई हमको खबर कर दिया ना कि इसके नीचे ढेर सारा सोना है। कितना है? ढेर सारा सोना। अब इतनी सुन सोना है, मान के चलो कि पूरा कहा ये तो अनु खोदा था, बड़ी बड़ी सोना मिलेगा जी। हम खोद दिए, खोदे में हमको लग गया 100 करोड़ रुपया। कितना लग गया? 100 करोड़। और लोभे हम खोदूँ दिए ना, 100 करोड़ गया तो गया, लेकिन हमको सोनवा तो मिलेगा ढेर मानी। आप देख रहे हैं तो ये को ढेला है जी, ये को सोना के ढेला। तो ना कहते हो कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, है कि नहीं? उसी तरह की वाला है। अब देखिए, अब कहते कहते हम आपको दूसरा बताते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। मतलब इसमें जो आता है वो आता है टोटल बिजनेस द्वारा। क्या आता है? बिजनेस, है कि नहीं? क्या आता है? बिजनेस। और इसमें होता है सरकारी नौकरी। क्या होता है? सरकारी नौकरी। हम आपको धीरे धीरे तीनों को विस्तार में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले की चर्चा किया जाए तो ये हमारा, देखो बाबू थोड़ा सा इसको क्लियर करने दो। ऐसे कैसे रह जाता है जी? चलो कोई बात नहीं। कहता है जी बाबू प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए, आय का स्रोत, कौची कहता है? आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि मतलब हमको पैसा जो आ रहा है वो सीधे प्राकृतिक पर निर्भर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब मान के चलो हम आज आलू रोप दिए हैं, कल सवेरे कबार लेंगे? जे रहेगा वही रहेगा, 2-4 को भुला हो जाएगा, सड़ेगा से सड़वे करेगा, है कि नहीं है? चूहो खा जाएगा। मतलब आय का जो स्रोत है सीधे किस पर निर्भर रहे? प्रकृति पर। हमारे हाथ में कुछ हो नहीं। अब मान के चलो कि, चलो आओ आगे बताते हैं। अब देखिए, कहता है इसमें भूमि एवं उत्खनन जैसे संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। जैसे कहता है बाबू भूमि का मतलब होता है कि कोई भी किसानी करना, कृषि कार्य करना, है कि नहीं है? और यहाँ पे कहता है खनन। उत्खनन का मतलब होता है बाबू, जैसे मान के चलो कोयला निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। अब अच्छा ये बताओ, कोई भी समुद्र में पेट्रोलियम निकालता है तो क्या एक बार में पेट्रोल निकल जाता है? नहीं, उसको कई जगह खोदना पड़ता है। मान के चलो उसको पता चला कि ना भैया यहाँ पर पेट्रोल है और निकल भी गया, तो अनिसु निकला, तो बताइए उसको प्लांट लगाने में कितना पैसा लगा होगा? कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी फायदा भी होता है कि नहीं है? समझ में आया? तो इसमें कौन कौन सी कार्य होती है? सबसे पहला प्राकृतिक से निर्भर, और दूसरा होता है कि उत्खनन वाली कार्य। जैसे में देखते थे बाबू कृषि क्या हो गया हमारा? प्राकृतिक हो गया। प्राथमिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ आता है कौची? पशुपालन किस में चल जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद मछली पालन, कौन सा पालन? मछली पालन। कोई दिक्कत? तो मछली पालन क्या हो जाएगा? और उसके बाद प्राप्त करना जैसे व्यवस्था आते हैं। मतलब समझिए कृषि, पशुपालन, मछली पालन, प्राप्त करने वाला जैसे व्यवस्था होते हैं। मतलब इसी टाइप का व्यवस्था जो होता है। यहाँ पे फोटो में देखिए, सब देखिए तो धान रोप रहा है कि नहीं रोप रही है? सब धान रोप रही थी। इसमें कौची हो रहा है बताइए? कृषि हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए ये क्या है? बेचारा खेत जोत रहा है,
क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है, अपन कुछ को कर रहा होगा। और इसमें देखिए सुअर है, गाय है, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, फल है, धान है, बड़ी मानी चीज़ है। तो सब किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कोई दिक्कत? अब देखिए जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसे लाल कॉलरधारी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा बाबू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जो व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? लाल कॉलरधारी। याद रहेगा? लाल कॉलरधारी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपना अगला क्वेश्चन। तो प्राथमिक क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र क्या कहता है। देखिए द्वितीय क्षेत्र कहता है, यहो लाले चलता है जी, गजब बात है। द्वितीय क्षेत्र क्या कहता है? कहता है कि इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। कारखाना का मतलब अब कुछ भी फैक्ट्री हो गया, जहाँ चप्पल बनता है, लोहा बनता है, स्टील बनता है, कुछ भी बनता है। जैसे मान के चलिए कि प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग ले लेते हैं आलू रोपना, आलू को रोपना। हम लोग आलू को रोप लिए, वो हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। कबार लिए, वो भी हो गया प्राथमिक क्षेत्र। और जैसे उसको कबार करके बाफ करके आलू कट बना दिए। कौची बना दिए? आलू कट। आलू कट खाए हो? अरे आलू चिप नहीं, आलू कट होता है। आलूया के बाफ के काट काट के और पर नमक मसाला डाल के, है कि नहीं? आलू कट बड़ी मस्त लगता है। तो आलू कट यहाँ हम रख ले हैं, तो वो हमारा होता है द्वितीय क्षेत्र। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल उठा करके और उसको कुछ भी करके, मतलब कि उसको निर्माण विनिर्माण करना है। उसको निर्माण कर दिया तो विनिर्माण कर दिए। आलू से उसका कुछ में बदल दिए हम लोग, आलू कट में, तो उसका निर्माण किए, विनिर्माण किए ना कि ना किए। तो यहाँ पे हमारा आ गया है द्वितीय क्षेत्र में। आलू कट बना दिए द्वितीय क्षेत्र, और जैसे ही उसको बेच दिए, उसको हम लोग बेच दिए, तो हमारा आ गया तृतीय क्षेत्र। है सुन में? तो देखिए द्वितीय क्षेत्र कहता है कि इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होते हैं। निर्माण तथा विनिर्माण होते हैं। जिससे तो साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते समय देखे हो कि कभी कभी ट्यूब पंचर हो जाता है। ट्यूब क्या करता है? पंचर। तो ट्यूब के बनवाए जाते हो ना, तो ट्यूब वाला क्या करता है? ट्यूब बदल देता है। जब तक उसको बन लायक रहता बनाता है, तो मतलब ट्यूब का निर्माण या तो विनिर्माण करता है। तो वो कौन सा क्षेत्र में जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। मतलब जिसमें निर्माण और विनिर्माण का काम होता है उसे कौन सा क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। अब देखिए कहता है एवं यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है। कच्चा माल क्या करता है? लेता है। अब बाबू समोसा बनता है। क्या बनता है? समोसा। तो समोसा मान के चलो कोई किसान है और उसका हलवाई की भी दुकान है, तो क्या करता है? अपना ही से आलू रोपेगा। तो आलू रोप दिया तो कौन सा क्षेत्र में? प्राथमिक। आलू कबार लिया, कौन सा क्षेत्र में? प्राथमिक में। और जैसे ही आलू को बाफ के चोखा बना दिया, चोखा बना के समोसा में भर दिया, और समोसा में भर के और उसको छान दिया। क्या किया? छान दिया। तो जहाँ तक वो छान के निकाल दिया बाहरे, वो भी द्वितीय क्षेत्र में है कि नहीं है? पहले आटा और आलू को मिला के उस समोसा बना दिया, तो निर्माण विनिर्माण कर लिया। तो कौन सा क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में। और जैसे ही ऐसी पेपर लेके चटनी हो, हाँ ला 20 रुपये लावा, आ गया पैसा। कौन सा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र का मतलब सीधे पैसा एकदम आना। सीधे क्या आता है? पैसा आता है। अब जैसे में देखिए बाबू, जैसे में कहता है वस्तु उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, विद्युत उत्पादित, है कि नहीं है? जैसे में देखिए जो लोग इसमें इस क्षेत्र में काम करते हैं उसे कहते हैं नीली कॉलरधारी। और बाबू जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? लाल कॉलरधारी। और इसमें जो काम करते हैं इसे नीली कॉलरधारी। और जो तृतीय क्षेत्र में करते हैं उसे सफ़ेद कॉलरधारी कहा जाता है। सफ़ेद का मतलब समझिए ना बाबू, जो जज जो रहता है, बड़ा बड़ा जो ऑफिस में काम करता है, ज़्यादातर सफ़ेद शर्ट पहनता है कि नहीं है? तो इसलिए समझिए सफ़ेद कॉलरधारी। और इस समय मैकेनिक जो है देखो तो नीला, तो नीला शर्ट पहन ले है कि नहीं? ज़्यादातर तुमको मैकेनिक नीला पहले दिखेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नीला कॉलरधारी। यहाँ तक समझ में आ गया? द्वितीय क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू अब समझते हैं। देखो तृतीय क्षेत्र मतलब इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या होता है बाबू? नौकरी। तो नौकरी कोई भी रहे, सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, नौकरी रहता है सुन में। फिर कहता है व्यापार। व्यापार का मतलब बिजनेसमैन हो गया। ये हमारा जो ट्यूशन है एक प्रकार का क्या है? सेवा भी है, व्यापार भी है कि ये हमारा सेवा भी और व्यापार भी है। फिर कहता है कि दुकान शामिल करते हैं। जैसे में देखो परिवहन बाबू, क्या होता है? परिवहन।
परिवहन का मतलब क्या? कोचिंग नहीं बाबू, अरे टेम्पू चलाना, टेम्पू चलाना परिवहन, बाइक चलाना है कि नहीं है, गाड़ी चलाना, ट्रैक्टर चलाना, सब क्या होता है? परिवहन। अब कहता है हॉस्पिटल, क्या है? हॉस्पिटल, दिख रहा है आप लोग हॉस्पिटल। फिर कहता है बाबू कोचिंग, ये हमारा क्या है? कोचिंग है। तो हम लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तृतीयक क्षेत्र। और सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में बाबू? तृतीयक क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा पैसा तृतीयक क्षेत्र में। मान के चलो कि इतना दूर में अगर हम खेती करेंगे तो हमको काम मिलेगा साल भर में? कुछ हो ना, एगो क्यारी है छोटा गो के, है कि नहीं है? इतना छोटा क्या है? क्यारी है। अगर खेत के चारों कोना मिलाएंगे तो इतना छोटा रहता है खेत के बीच में जी, है कि नहीं है? अगर खेत के चारों कोना मिला देंगे तो कोनवन में न रहता है कुछ हो, और सब की मिला लेंगे तो उतना हमारा ट्यूशन ये है, सोचो। और उससे कुछ इनकम नहीं, लेकिन इससे इनकम ही इनकम है कि नहीं है? फिर कहता है नेता। नेता मतलब क्या? लीडर। वही जी घूसखोर बन, आज सुन में कोई दिक्कत, डायरेक्ट एकदम। चलो देखो, खेल हो गया, क्रिकेट ये सब क्या हो गया? कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, है कि नहीं है? ये सब क्या हो गया? अब देखिए बैंक होता है, कम्युनिकेशन, ये सब तो अलग बात है। शिक्षा, शिक्षा क्या है? तृतीय क्षेत्र में। नौकरी तृतीय क्षेत्र में। अब आप लोगों को तृतीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में कोई दिक्कत है? प्राथमिक क्षेत्र में कोई दिक्कत है? देखो बाबू, अगर हम पेट्रोल निकालते हैं ज़मीन समुंदर से तो निकालते समय हमारा वो कौन सा क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में से निकाल करके उसको लेके चल गए हम कारखाने में उसको साफ करने के लिए, और साफ उफ कर करके और उसको लेके आ गए हम लोग पेट्रोल पंप पर। तो पेट्रोल पंप पर आने तक में कौन सा क्षेत्र में चल गया? द्वितीय क्षेत्र। क्या है कि पहले था वो कच्चा पेट्रोल और उसको हम लोग अच्छा से रिफाइनरी करके उसको हम पेट्रोल पंप पर ले आ गया है। मतलब अच्छा थोड़ी सोचे हो कि जो पेट्रोल पंप पर हमको तेल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, क्या वो इसमें निकलता है? नहीं, एकदम मट्टी निकलता है। हाँ, एकदम उसको साफ़ किया जाता है बहुत कष्ट करके, समझ में आया? तो जैसे ही मोटरसाइकिल ले गए, हाँ 120 रुपये के डाल दिए, है कि नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र में आ गया? तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में कोई दिक्कत है? जो व्यक्ति इसमें काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सफ़ेद पोस्ट कॉलरधारी कहा जाता है। ऐसा में देखो इसमें लिखा है सफ़ेद पोस्ट श्रमिक या तो सफ़ेद कॉलरधारी। चलो अब हम लोग चलते हैं अपना बाबू अगला क्वेश्चन पे। आप इस चार्ट को समझिएगा, इस चार्ट को समझिएगा। इसमें कहता है कि देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, ये जो हम अर्थव्यवस्था भी पढ़ाए हैं ना, वो भारत के अंदर इसी तरह से विभाजित है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसमें प्राथमिक कृषि, पशु, वन, मछली है। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा बाबू कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में है, ऑब्जेक्टिव ढूंढ लो जाके, मिल जाएगा। कृषि कार्य कौन सा क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र। दुकान खोल दिए, कौन सा क्षेत्र? दुकान, द्वितीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, सब कौन सा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। नौकरी हो गया, कौन सा क्षेत्र? जो यूट्यूब संचार है किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र। मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे वकील बन गए, कौन सा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। कोई दिक्कत? हम पंचर की दुकान खोल गए, पंचर बना रहे हैं, कौन सा क्षेत्र में? कौन सा क्षेत्र? चलो आगे बताइए। अब देखिए निर्माण उद्योग, सेवा, गैस, जैसे देखो गैस, बिजली सब कौन सा क्षेत्र में है? द्वितीयक में। अब देखो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्य उद्योग, बड़े उद्योग के बारे में समझते हैं। कुटीर का मतलब होता है, देखो बांध करके चलो कि आप लोग समझे हो बाबू कि जहाँ पे सूप बनाते देखे हो, सूप डोम जो बनाता है, डोम। छठ पर्व आने वाला है, आज हमारा है 24 अक्टूबर, कुछ दिन के बाद छठ पूजा आने वाला है। और छठ पूजा जिसके घर होगा बाबू, आप लोग जो सूप और मौनी है वो डोम के यहाँ से लीजिएगा। सुन में सबसे शुद्ध होता है कि नहीं है? डोम एक अछूत जाति है, ये सबका मानना है, लेकिन उसके हाथों का बनाया हुआ सूप शुद्ध है। क्या भारत का संस्कृति है, परंपरा है, समझ रहे हो ना? इतना उसको शुद्ध माना जाता है। अब आता है लघु उद्योग, मतलब मान के चलो कि घर हम मलाई बर्फ़ के फैक्ट्री खोल दिए, छोटा मोटा, मेलवा में एगो ना है, मलाई बर्फ़ की फैक्ट्री खोल दिए। अब आता है मध्यम वर्ग, मध्यम का मतलब थोड़ा सा और उससे बड़ा खोल दिए, चोकर उकर का दुकान खोल दिए, चोकर उकर बनाने के लिए, समझ गए है कि नहीं? अब बड़े उद्योग का मतलब बड़का बड़का, टाटा बिरला सब जो है ना, वो सब बड़ा बड़ा है। अब देखिए तृतीय क्षेत्र में से बैंक हो गया, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएँ। सेवाएँ का मतलब बाबू हो गया डॉक्टर, कौन सा क्षेत्र जाएगा?
तृतीय क्षेत्र। तो आपको पहचानने में किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई कष्ट? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। और बाबू देखिए कहता है इसमें कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या है। कहता है कि राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या है। तो एक साल के अंदर में भारत में जितना भी कमीनी होता है, और जितना भी कमीनी मतलब इनकम, मतलब कि किसी के द्वारा, मतलब कि भारत सरकार को उतना पैसा मिलता होगा ना जी, जितना मिलता है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। हाय मतलब कि देश का कमीनी, देश का पैसा। अब देखो कहता कुछ है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब मान के चलो हम दो ट्यूशन खोल ले हैं, बहुत बड़ा ट्यूशन हमारा है, हम जीएसटी देंगे। क्या देंगे? जीएसटी। टैक्स कटेगा नहीं कटेगा? टैक्स कटेगा तो क्या हमारा टैक्स कोई खा जाएगा? सरकार के रिकॉर्ड में जाएगा। अब मान के चलो कि कोई बड़का को पंचर का दुकान खोल ले है, उसको भी देना है, टैक्स देगा। कोई साड़ी के दुकान खोल ले है, उसको भी देना है, टैक्स देना है। रोड पर चलता है गाड़ी तो नगर पालिका काटता है, वो भी कहाँ जाएगा? सरकार। तो मतलब कि तमाम सेवाओं को, वस्तुओं को कुछ भी करके और जितना पैसा सरकार को जाता है एक साल के अंदर में, उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए आगे कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम लोग विकसित देश के श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए बाबू, विकसित देश किसे कहते हैं? क्या हमारा भारत विकसित है या अर्ध विकसित है? अर्ध विकसित है। तो इसको क्या कहेंगे? विकासशील कहेंगे। क्या कहेंगे? विकासशील। तो हमारा भारत विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश है। भारत कौन सा देश है? विकासशील देश है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमारा अमेरिका कौन सा देश है? अमेरिका इज द बहुत बड़ा विकसित देश। सुन में बहुत बड़ा। अब कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित कहते हैं। समझ में आया? तो जिसका राष्ट्रीय आय, तो बाबू राष्ट्रीय आय में कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया ना? राष्ट्रीय आय का मतलब एक साल के अंदर में सरकार को जितना पैसा मिलता है, चाहे सब चीज़ से, ये ना कि सिर्फ साड़ी की दुकान को, साड़ी से, ट्यूशन से, आपको जितना रोड पर सामान, जोची की दुकान दिख रहा है बड़ा बड़ा, जिसका जीएसटी बनल होगा उसको सरकार को 18% टैक्स देना पड़ेगा। अब सामान के ऊपर सोना पर ज़्यादा लगता है, लोहा पर कम लगता है, शिक्षा पर कम लगता है, वो सामान के ऊपर है कि नहीं? कि किसी पर है कि 0% टैक्स है, शिक्षा पर 0% टैक्स चलता है कि नहीं है? अब देखो बाबू, अब समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये तो हम लोग राष्ट्र की आय समझ रहे हैं। अब प्रति व्यक्ति आय मतलब कि किसी देश के अंदर एक व्यक्ति का कितना कमीनी है साल भर के, उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। अब तोहनी से पूछ दे प्रति व्यक्ति आय, तो तोहनी कहेगा हमको प्रति व्यक्ति आय नहीं, हाय है। प्रति व्यक्ति हाय है। कैसे? अरे प्रति व्यक्ति आय अपना लगी छोड़ो ना, हम दूसरा क्वेश्चन मांग मांगे खाते हैं। पापा दे दो 4 रुपया, है कि नहीं है? पापा 20 रुपया दे दो, कुछ खाना है। आए सुन में, तो प्रति व्यक्ति आय तुम लोग का नहीं है बाबू, कोई दिक्कत? अब कहता देखो, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आते हैं वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जैसे समझिए बाबू, हमारा जनसंख्या कितना है? 1.5 करोड़, अति 150 करोड़, 150 करोड़। और मान के चलो कि हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय आय, मान के चलो कि हमारा कितना है? 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। एक देश का राष्ट्रीय आय कितना है? 100 रुपये भारत के। और इसमें जानते हो, इसमें जनसंख्या क्या गो है? जनसंख्या इसी मान के चलते हैं कि जनसंख्या हमारा आ जाएगा बाबू, जा करके इसमें जनसंख्या की बात करते हैं तो 100 रुपया है। ऐसे नहीं करेंगे। मान के चलो कि हमारा यहाँ जनसंख्या कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। पूरे भारत में क्या गो आदमी है? 25 आदमी। मान के चलो क्या गो है? 25 गो। तो देखो ऊपर आएगा राष्ट्रीय आय, क्या आएगा? राष्ट्रीय आय। और नीचे क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय। और जो भाग के द्वारा बचता है वही आता है प्रति व्यक्ति आय। तो मतलब कि एक आदमी का कमीनी के रुपया 4 रुपया, वैसे तुम भागा देना। और भारत का जीडीपी है, राष्ट्रीय आय है 4 ट्रिलियन। कितना है?
4 ट्रिलियन। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? चलो अब चलते हैं बाबू हम लोग, अब देखेंगे कि किस क्षेत्र से कितना बेसी फायदा हो रहा है कि नहीं, किस क्षेत्र से। तो देखिए बाबू 1901 की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? 1901 की चर्चा कर रहे हैं। 1901 में प्राथमिक क्षेत्र से हमारा कितना आया था? कितना था? 63.6%। और वही द्वितीयक क्षेत्र से आया था कितना? 12.7%। वही तृतीयक क्षेत्र से कितना था? 23.7%। समझ में नहीं आया होगा? कौची बता रहे हैं, है कि नहीं है? अब हम बताते हैं। यहाँ कहल चाहता है ना आदमिया कि 1901 की चर्चा है, 1901 की चर्चा कर रहे हैं। 1901 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मान के चलो कि पूरा भारत के कमीनी के रुपया हुआ है? 100 रुपया हुआ है। क्या रुपया हुआ है? 100 रुपया। तो उस समय जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, अकेले देता था 63 रुपया। 63.5 मतलब 63.5 रुपया खाली कौन देता था? खाली प्राथमिक क्षेत्र देता था कितना? 63 रुपया। और ई देता था, द्वितीयक क्षेत्र देता था मात्र 12, मतलब ये होता था 12.5 रुपया। कितना? 12.5। और इसका तो चर्चा थोड़ा ठीक था। तृतीयक देता था कितना? 23 रुपये, मतलब ये 23.5। तो सबसे बेसी पहले कौन सी देता था? प्राथमिक, उसके बाद तृतीयक, उसके बाद द्वितीयक। क्योंकि देखो बाबू पहले जो है कोई सरकारी नौकरी रहता था नहीं, कोई बड़ा बड़ा बिजनेस रहता था नहीं। सब पहले क्या करना चाहता था? खेती, कृषि। सब क्या पहले करता था? कृषि। समझ में आया? कुछ हो नहीं करना है तो खेती करना है, कुछ ना हुआ तो खेती, है कि नहीं? अब दिन बदलते गया। अब हम जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 की चर्चा है, तो उस समय अगर भारत के पास 100 रुपया का इनकम हुआ है तो उसमें 58 रुपया कौन देता था बाबू? प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र देता था कितना रुपया? कितना? 14 रुपया, मतलब 14.3%। और तृतीयक देता था 27। तो देखो पहले हमारा प्राथमिक क्षेत्र बेसी देता था, लेकिन अब प्राथमिक क्षेत्र कम गया, द्वितीयक बढ़ रहा है और तृतीयक भी पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है। क्योंकि पहले देता था द्वितीयक कितना? 12, अब दे दिया 14। एक देता था कितना? 23, अब कितना? 27। आई बेचारा तो पहले देता 63, अब कितना गया? 58 पर। अब 2007 में जनगणना हुआ था, मतलब कि चर्चा हुआ था, तो इसमें बेचारा 22% पर आ गया था। कितना पर? 22% पर आ गया। और द्वितीय कितना दिया? यो 22 दिया। कितना दिया? 22। लेकिन तृतीयक क्षेत्र कितना दे दिया? 56। और अभी भी देखोगे ना बाबू तो कृषि कोई नहीं करना चाहता है। करना चाहता है? कहता है बे कृषि कुछ ही करेंगे जो है, और कोई काम नहीं है। बाहर चले जाते हैं, गुजरात में लोहा पीटेंगे, 12,000 आराम से मिलेगा। साड़ी के दुकान में साड़ी बेचेंगे, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब कृषि कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन उस सबको जानकारी नहीं है कि अगर कृषि नहीं करेगा तो खाएगा क्या? पैसा खाएगा, है कि नहीं है? हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग बिहार से हैं, है कि नहीं? कि जहाँ हम लोग भूखे नहीं मर सकते हैं। कोई दिक्कत? पैसा रहे या न रहे, लेकिन 3 साल के खाए के अनाज ज़रूर रहेगा। अरे 1 साल लॉकडाउन भी लग गया तो कुछ नहीं, दाल चावल और कुछ रहता है जी, दाल चावल सरसों प्लस में गेहूँ, आराम से 2 साल चलेगा, है कि नहीं? इतना खेती हो जाता है। और बाहर में पैसा बोना रखल रहेगा, खाना नहीं रहेगा, पैसा के चाटना। ऐसा में कोई फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कृषि को बढ़ावा दीजिए। और कृषि सबसे ज़्यादा होता है बाबू कहाँ कहाँ होता है? बिहार में कुछ होता है जी, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान नहीं, पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा कृषि होता है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। अब चलते हैं बाबू, विश्व के स्तर पर हम लोग अर्थव्यवस्था को बांटते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो बाबू इसको बांटा गया 3 भागों में। सबसे पहले आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो बाबू, हम बताना चाहते हैं कि इसको बस वैसी समझना जैसे हम लोग भूगोल में पढ़ रहे थे, स्वामित्व के आधार पर, है कि नहीं? ये 4 प्रकार के, इसमें क्या प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। उसमें अंतर्राष्ट्रीय था, इसमें मात्र 3 को है, ये है, ठीक है। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रहेगा? चलिए अब हम इसको पारा पर एक एक करके पढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ और समझिए कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं। जैसे बाबू समझो कि अगर इस ट्यूशन को बनाए हैं तो इसमें कौची कौची की जरूरत पड़ा है, बताओ तो? गधा लोहा लकड़ी इसे नहीं करो। सबसे पहला चीज़ होता है कि जमीन, भूमि। कौची के? भूमि की आवश्यकता हुआ है कि ना हुआ है? जमीन की जरूरत पड़ा है कि ना पड़ा है? उसके बाद पड़ा है मजदूर। किसका पड़ा है? मजदूर। उसके बाद पड़ा है कौची? बट पैसा। क्या पड़ा है? पैसा। मुद्रा कहते हैं, आय कहते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद इस मकान का कोई ना कोई एक मालिक है और मालिक को कहते हैं उद्यमी। क्या कहते हैं? उद्यमी। यही देखो कहता है कि इसको हम लोग, पहला होता है पूंजी, पैसा ना कौड़ी या बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, सुने हो ना? तो पैसा रहेगा तब ना कुछ करोगे बबुआ। ये तीसरा तल्ला पर हम लोग खड़ी हैं, है कि नहीं? तीसरा तल्ला पर है, मतलब 3 तल्ला नीचे है। तो इसमें बिना पैसा के बन गया है? कम से कितना कम तो 50 लाख रुपये से कम लगा होगा जी, 20-25 ओकरों से कम लगा होगा, है कि नहीं? और रोड पर की ज़मीन है। अब देखिए, पहला तो पूंजी, मतलब कि उत्पादन में लगाया गया धन को पूंजी कहा जाता है। मतलब इस घर को बनाने में जो पैसा लगा है उसे क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। ऋण का मतलब हो कर्जा, कर्जा ले लो लोन में, है कि नहीं? किडनी बेच के देते ना। चलो फिर कहता है भूमि। आखिरकार कोई चीज़ लेंगे तो भूमिया पर ना, कि हम लोग उड़ा सकते हैं, उड़ाना ना सकते हैं। आसमान में तो घर ना बना सकते हैं। आप कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या आसमान में लगा लेंगे? नहीं। फिर कहता है बाबू, जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे भूमि कहा जाते हैं। यह किराए के स्थान पर भी हो सकता है। तो ये ट्यूशन किराए के स्थान पर है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इसमें पूंजी लगा है कि नहीं लगा है? बिल्कुल लगा है। फिर कहता है श्रमिक, इसमें मजदूरा। तो मजदूरा कौन हो सकता है बाबू? हम लोग है कि नहीं? तुम लोग के मजदूरा है कि नहीं है? तुम लोग का सेवा कर रहे थे, मजदूर ना हम लोग हो गए जी, है कि नहीं है? कहता है वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं। ऐसा में फिर आता है उद्यमी। अब इसका मालिक कौन हो गया? तो हम ही हैं। मालिक कौन है? हम ही हैं, है कि नहीं है? मालिक है कि नहीं है? अब मजदूरा तो नहीं ना है जी, है कि नहीं है? अब देखो, कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी या तो मालिक कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू? समझ में आया? तो उत्पादन के 4 कारक, पहला होता है भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। अब सीधा सीधा समझो, पैसा, जमीन, मजदूर, मालिक, ऐसा में कोई दिक्कत? चलिए अब कहता है बाबू कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब जिसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास होता है। जैसे में हमारा क्लास है तो ये किसका है? मेरा है। तो ये कौन सा हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में देखिए बाबू, कहता है जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब उत्पादन के चारों कारक, इसमें जो मजूरा लगा था उसका पैसा हम कौन दिया है? हम दिए हैं। अब देखिए, अब जो होता है भूमि, तो अभी के डेट में भूमि हमरे है, इसमें पैसा लगा वो हमरे है, मालिक हम ही है। मतलब कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसी निजी व्यक्ति का या तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मैं मान के चलो बाबू कि भारत में क्या सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? क्या भारत में सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है? क्या भारत में सब प्राइवेट सेक्टर है?
नहीं, मतलब सोचो, रेलवे स्टेशन, कॉलेज है कि नहीं है, चर्च, मंदिर, क्या ये सब पूंजीवादी है? किसी एक व्यक्ति का है? ये रोड है तो रोड किसी एक व्यक्ति का है? नहीं है। क्या है? नहीं है। ताजमहल किसी एक व्यक्ति का है? नहीं, सरकार का है, मतलब उस पर सबका अधिकार है। रेल जो है, मतलब रेल, ट्रेन छुक छुक चलता है वो सब, बताइए किसी एक व्यक्ति का है? नहीं, सबके है कि नहीं है? पूरा समाज का है। तो उसी को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी तो ये ना है बबुआ, आगे पढ़ाएंगे। जैसे में देखो, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में है बाबू? जो सिर्फ प्राइवेट बात रहे, वहाँ सरकारी कुछ है या नहीं है? जापान, कौची है? जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज का देश। कहता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। सिंगापुर, कौची है? सिंगापुर। उसके बाद चीन, कौन है? चीन कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, में विकसित तेजी से होता है। इसमें गरीबों को ध्यान में न रख करके अपना क्या कहता है, बाजार को ध्यान में रखता है। जैसे बाबू समझाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तुरंत विकसित हो जाता है क्योंकि उसका मालिकाना हक किसी एक के पास होता है कि नहीं है? गरीबों को नहीं। अब मान चलो हम 5 स्टार होटल खोल दिए, 5 स्टार होटल खोल दिए, तो क्या हम उसको गरीबों को एंट्री मारेंगे? नहीं, उसमें सिर्फ रईस आदमी आएगा, और जो पैसा वाला मोटा रहे, है कि नहीं है, वो जो पैसा बेसी देगा, हम फिर से बेसी दुकान खोलेंगे, है कि नहीं है? तो इसमें गरीबों को मद्देनजर रखते हुआ कोई भी काम नहीं करना है कि नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबों को नहीं देखा जाता है, बस तो देखा जाता, क्या देखा जाता है? पैसा। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। समझ में आया? अब देखिए बाबू, जैसे में देखो, ये पैसा हो गया, धरती हो गया, ये मजदूर हो गया, और ये हम मालिक हो गए, है कि नहीं है? सबसे पहले देखो उत्पादन के 4 कारक: पैसा, भूमि, लेबर, मालिक। पैसा, भूमि, लेबर, मालिक, इस सब पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का होगा तो उसे क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो नहीं बल्कि इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, और वो हमारा सबसे अंतिम पार्ट होगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं है? तो मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो टुमारो।